एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स की कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो इस लेक्चर के अंदर हम 3 पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। कितने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे हम? 3 पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे स्टार्च का, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज। और तीसरा हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन। और यहां पे जो ये स्टार्च और जो ये सेलुलोज है, ये दोनों के दोनों कौन से सैकराइड्स हैं? तो आप बताएंगे ये दोनों पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्लांट सैकराइड। ठीक है। और जो ये ग्लाइकोजन होता है ये पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। अब बात आ जाती है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो आप बताते हैं स्टार्च, सेलुलोज और जो ग्लाइकोजन ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। और इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा हमारा वो होगा C6H10O5 की N। यहां पे N का मतलब है नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, कि कितनी ग्लूकोज यूनिट मिलके यहां पे इन पॉलीसैकेराइड्स को बनाती हैं। तो इन तीनों का वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा सेम रहने वाला है, बस यहां पे नंबर ऑफ कंबाइनिंग ग्लूकोज यूनिट क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। तो आप बताएंगे कि स्टार्च के अंदर जो N की वैल्यू रहती है यहां पे वो रहती है 1000 से लेकर 3000 तक, यानी 1000 से लेकर 3000 तक की ग्लूकोज यूनिट इनके अंदर कंबाइन होती हैं। ठीक है। सेलुलोज के अंदर आप बताएंगे कि इसके लिए जो N की वैल्यू रहती है वो रहती है 1000 से लेकर लगभग 6000 तक, यानी इतनी ग्लूकोज की यूनिट सेलुलोज के अंदर क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं एक पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। और ग्लाइकोजन में आप बताते हैं कि इसके लिए जो N की वैल्यू रहती है वो हमारी रहती है 100 से लेकर 1000 तक, 100 से लेकर 1000 तक। तो इतनी ग्लूकोज यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, ग्लाइकोजन बनाती हैं। तो ये 3 हमारे पॉलीसैकेराइड्स रहने वाले हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनको लिखना होता है और स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो है हमारा स्टार्च। ठीक है। यहां पे ये क्या कहता है कि जो स्टार्च का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमने यहां पे बता दिया था पहले भी कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जहां पे N जो है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट बताते हैं और स्टार्च के अंदर लगभग 1000 से लेकर 3000 तक ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होती हैं। इसके बाद में वो पॉइंट वाइज इसके बारे में बताता है कि किस तरीके से हम स्टार्च को डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है इट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम। कहता है कि स्टार्च को पचाने के लिए अमाइलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर अमाइलेज एंजाइम होगा तभी इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहता है इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड प्लांट पॉलीसैकेराइड। कहता है कि ये काफी सारी अल्फा ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बनता है और ये एक प्लांट पॉलीसैकेराइड है, ये प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है इट इज मेन फूड कंपोनेंट एंड फाउंड इन व्हीट, राइस एंड पोटैटो। कहता है ये हमारा मेन फूड कंपोनेंट है, मतलब बहुत ज्यादा भोजन में पाया जाने वाला पदार्थ है। और ये हमें किस किस में पाया जाता है? तो कहता है गेहूं में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा और पोटैटो में पाया जाता है। नेक्स्ट आप यहां से बताते हैं, देखो इधर से आपने फिर लिखना स्टार्ट करना है। कहता है कि एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स। कहता है स्टार्च कोई अकेला एक यूनिट से मिलके नहीं बन रहा है, ये 2 छोटी छोटी पॉलीसैकेराइड की चेन से मिलके बनता है। और वो 2 छोटी छोटी पॉलीसैकेराइड की चेन कौन सी बताएंगे आप? तो ये होती हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये 2 छोटी छोटी पॉलीसैकेराइड की चेन होती हैं जिनके बारे में हमने बताया है यहां पे। कहता है कि अमाइलोज क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, यानी कई सारे अल्फा ग्लूकोज एक चेन में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल एक लीनियर वे में। ठीक है। वहीं पे जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ब्रांच पॉलीमर का मतलब है कि एक तो लीनियर चेन बन गई अल्फा ग्लूकोज की, उसी तरीके से उसके नीचे जो होगा वो एक और चेन बन गई अल्फा ग्लूकोज की, और ये दोनों क्या होते हैं, ब्रांचिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों कंबाइन होते हैं। अभी हम इनके स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। तो अभी एक बार आप समझ लें कि थ्योरेटिकल आपने क्या लिखना है। फर्दर ये कहता है कि जो अमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होगा, पानी में घुल सकता है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो पानी में नहीं घुल सकता है। नेक्स्ट ये कहता है कि जो अमाइलोज होता है उसके अंदर जो लिंकेज पाएगी अल्फा ग्लूकोज के बीच में वो C1 एंड C4 के बीच में पाएगी, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में मिलेगी।
लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो लिंकेज आपको मिलती है वो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में भी मिलेगी और कार्बन 1 एंड 6 के बीच में भी मिलती है। तो ये है इसका पॉलीसैकेराइड का मतलब, जो हमारा पहला है स्टार्च पॉलीसैकेराइड, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पे एक और बात नोट करने की है जो आप बताएंगे कि 20% अमाइलोज और 80% अमाइलोपेक्टिन मिलके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, 1 मार्क्स के अंदर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि स्टार्च के अंदर कितने % क्या प्रेजेंट होता है, तो आपने वहां पे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्टार्च का स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। स्टार्च का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का। यही 2 स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमाइलोज का। और अभी अभी हमने बताया कि अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब कई सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट एक लीनियर चेन में प्रेजेंट होंगी और उनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोज बना लेते हैं। देखो ये मैंने अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। आपको भी अगर अल्फा ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर नहीं आता है बनाना, तो आप हमारा इसका 2nd या 3rd लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल में बनाना दिखाया है, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH और यहाँ पे H और ऊपर आ जाएगा CH2OH। तो ये बन गया हमारा अल्फा ग्लूकोज। इस तरीके की कई सारी यूनिट कंबाइन करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक और यूनिट बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक और अल्फा ग्लूकोज बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे HOH, 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 यहाँ पे H और ऊपर आ जाएगा CH2OH। तो इस तरीके की कई सारी यूनिट होती हैं जो कंबाइन होती हैं लीनियर वे में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिट का एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये है हमारा कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे ये वाला कार्बन होता है 4th नंबर का कार्बन। आप यहाँ से देख लो 1, 2, 3 एंड 4, यही आने वाला है। अब होता क्या है, यहाँ पे इसका H एटम और इसका OH एटम क्या करता है, वाटर बन के रिलीज हो जाता है। सिमिलरली इसका H एटम होगा और आगे आने वाली कोई और यूनिट होगी। मैंने कहा ना कई सारी यूनिट कंबाइन होती हैं, तो इसका H एटम हो जाएगा, अगले वाले का OH एटम हो जाएगा। सिमिलरली पीछे वाले का H एटम हो जाएगा और इसका हो जाएगा OH एटम। तो ये क्या करती हैं, आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए हैं। जैसे ही ये रिलीज होंगे आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। यहाँ पे मैं कंबाइन करके दिखा रहा हूं, देखो इस तरीके से आपने दोबारा बना लेने हैं स्ट्रक्चर्स। ये एक यहाँ पे बना दिया और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर की तरफ H हो जाएगा, इसमें भी ऊपर की तरफ H हो जाएगा, देखो ये वाले, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, इथर्नल ऑक्सीजन के बीच में। तो ये इनकी बॉन्डिंग हो गई इस तरीके से। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आपने सेम ड्रॉ कर लेने हैं, बस यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि इनकी भी बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, ऊपर H हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी H हो जाएगा और इधर कोई ऑक्सीजन हो जाएगा, किसी और मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, है ना। बाकी सारी चीजें सेम ड्रॉ कर लो। देखो HOH, HOH, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो इधर को आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे और यहाँ पे n लगा देंगे, जहां पे हमको पता है कि n की वैल्यू कितनी रहती है इसके अंदर, 1000 से लेकर लगभग 3000 तक रहती है ग्लूकोज की यूनिट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं कि अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, एक तो अल्फा ग्लूकोज की चेन ऊपर की तरफ लिख लेनी है, एक अल्फा ग्लूकोज की चेन नीचे की तरफ लिख लेनी है। क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना कि इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है अल्फा ग्लूकोज की। तो लीनियर वे में भी दिखाएंगे हम और ब्रांचिंग वे में भी दिखाएंगे। और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कार्बन 1 to 4 के बीच में भी होगी और कार्बन 1 to 6 के बीच में भी होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल दोनों तरफ बना लेता हूं। वैसे तो कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं अमाइलोपेक्टिन के अंदर। n की जो वैल्यू रहती है इसके अंदर 1000 से लेकर 3000 तक रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा ग्लूकोज बना लेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको बनाना आ जाए, ठीक है। ये एक मैंने यहाँ पे बना लिया है, एक मैंने यहाँ पे बना लिया है, इस तरीके से ये बना लिया है, ठीक है।
सिमिलरली एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो इस तरीके से, ये ओ कर दिया मैंने, यहां पे ये बन गया एक अल्फा ग्लूकोज, और एक यहां पे बना लेते हैं, देखो इस तरीके से ये बना लिया। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आ जाएगा H OH, यहां पे H OH, यहां पे H OH, यहां पे H OH, यहां पे H, और यहां पे आ जाएगा CH2OH। तो ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। सेम वे में आपने यहां पे बना लेना है H OH, यहां पे H OH, H OH, H OH, H, और यहां पे आ जाएगा CH2OH। सिमिलरली यहां पे भी कर लो, देखो H OH, H OH, H OH, H OH, और यहां पे आ जाएगा H CH2OH। सेम वे में यहां पे भी लिख लेंगे आप H OH, H OH, H OH, H OH, H OH। ये हमने क्या किया है, हमने अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो 1 to 4 के बीच में बॉन्डिंग आपने दिखानी है। तो देखो 1 नंबर का कार्बन एटम हमारा ये है और 4th नंबर का कार्बन एटम हमारा ये है। तो ये क्या करेगा, इधर का H एटम और इधर का OH एटम क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, देखो किसी और का H एटम और इसका OH एटम वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये तो हो गया 1 और 4 के बीच में मैंने बॉन्डिंग दिखा दी। सिमिलरली आपने क्या देखना है कि ये वाला है कार्बन नंबर 1, है ना, तभी तो आया यहाँ पे 4, देखो 1 2 3 एंड 4, है ना। सेम यहाँ पे देखो आप, इसकी 1 नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है ना 6 नंबर का कार्बन एटम। तो ये क्या करेगा, 1 वाला किसके साथ में, इसका H एटम और इसका H एटम क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो देखो हो गई ना, 1 और 4 के बीच में बॉन्डिंग हो गई और 1 और 6 के बीच में बॉन्डिंग हो गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका H एटम और इसका OH एटम, ये हो जाएगी 1 4 के बीच में बॉन्डिंग। सिमिलरली इधर का कोई H एटम होगा, इसका OH एटम क्या करेगा, अपने साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवा देगा। सेम वे में यहाँ पे हो जाएगा, इसका H एटम हो जाएगा और किसी और का OH एटम हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब जैसे ही ये कंडेंस्ड होंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, और इनको फिर आप क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे ही आप कंडेंस करके लिखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर अमाइलोपेक्टिन का। देखो यहाँ पे मैं बनाना शुरू करता हूँ इस तरीके से, ये मैंने एक एटम यहाँ पे बना लिया है इस तरीके से। सेम वे में आपने यहाँ पे बना लेना है, एक हमने यहाँ पे बना लिया। सेम वे में आप यहाँ पे बना लेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, आप अच्छे से बना लेंगे। एक यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से, ये हो गया कंबाइंड। अब क्या होगा, जैसे वहां पे दिख रहा है उसी तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, ये हमने H लिख दिया है, और इसकी जो बॉन्डिंग होगी इस वाले कार्बन से होगी, देखो इधर वाले से। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, क्योंकि OH तो बाहर जा चुका होगा, तो और ये बॉन्डिंग करेगा इस वाले इससे, ये हमने बॉन्डिंग करके दिखा दी ऑक्सीजन से, है ना। बाकी सारी चीजें सेम ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H है ऊपर, यहाँ पे H है, लेकिन ये वाला इधर क्या रह जाएगा, O रह जाएगा। तो ये हमने O से करके दिखा दिया इस तरीके से। बाकी यहाँ पे सेम ड्रॉ हो जाएगा, H OH हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, H OH हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों की तरफ क्या होगा, H H ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये दोनों लिंक होंगे ऑक्सीजन से। तो H H हो गया, और ये हमने लिंक करवा दिया ऑक्सीजन से, हो गया। फर्दर देखो यहाँ पे आ जाएगा H OH, यहाँ पे आ जाएगा OH H, और यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर वाले से, तो ये ऑक्सीजन से लिंक होगा ये, है ना। तो यहाँ पे H लिख देंगे, और ये वाला ऑक्सीजन से इस तरीके से लिंक कर देंगे आप, इस तरीके से लंबी चेन हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया है यहाँ पे लिख देते हैं कि -n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, ठीक है। ये हमने लिंक करके दिखा दिया। फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर यहाँ पे देखो लिंकेज कर दो, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे दोनों कंबाइन होंगे C1 C4 से, तो ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम बना लेंगे। देखो आप यहाँ पे हो जाएगा H OH, यहाँ पे OH H, और यहाँ पे H हो जाएगा, और ये वाला किसी दूसरे से कंबाइन होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना कंबाइन इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा H CH2OH, यहाँ पे रह गया, सॉरी, यहाँ पे भी आ जाएगा H CH2OH।
तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या होगा, देखो इधर आप क्या लगा देंगे, इस तरीके से एरो लगा के n नंबर लिख देंगे। n का मतलब है कि कई सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या हो सकती हैं, इस तरीके से कंबाइन हो सकती हैं। तो यहां पे हमारी बॉन्डिंग दिख रही है, देखो ये तो हो गई C1C4 और ये हो गई हमारी C1C6। तो यही तो हमने बताया था कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होती हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं, और जो हमारा अमाइलोज था उसके अंदर लीनियर स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये था हमारा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपने दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाना होता है स्टार्च का। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉलीसैकेराइड। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉलीसैकेराइड है हमारा सेलुलोज, जो कि हमारा किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। ये कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा C6H10O5, लेकिन इनके अंदर जो कंबाइनिंग ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं उनकी नंबरिंग डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग रहेगी वो 1000 से लेकर 6000 तक रहेगी, कि इसके अंदर जो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होंगे वो 1000 से लेकर 6000 तक होंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये किस यूनिट से मिलकर बनता है, तो बीटा ग्लूकोज की जब कई सारी यूनिट आपस में मिल जाती हैं तब जाके सेलुलोज बनता है। सेकंड पॉइंट में कहता है इट इज ए चीफ स्ट्रक्चरल मैटर ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के लिए और उनकी सेल वॉल के लिए ये जो सेलुलोज होता है वो एक चीफ स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, काफी ज्यादा मेन यूनिट पाई जाती है सेलुलोज। थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैन। ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसको पचाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं पचाया जा सकता, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। फाउंड इन एनिमल्स, लेकिन ये सेलुलेज एंजाइम एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए वो इनको आसानी से पचा सकते हैं। फर्दर कहता है कि इट इज फाउंड इन वुड एंड कॉटन। ये पाया जाएगा कॉटन के अंदर और वुड के अंदर, यानी लकड़ियों के अंदर ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो बीटा ग्लूकोज की यूनिट, कई सारी यूनिट जुड़ के सेलुलोज बनाती कैसे हैं, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले बीटा ग्लूकोज का बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर, क्योंकि बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जब हम मिलाएंगे तभी तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने सिंपल सी पायरानोज फॉर्म लिख दी है यहाँ पे इस तरीके से। और अल्फा और बीटा ग्लूकोज के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम का चेंजेस होता है, कि पहले कार्बन के अंदर जो अल्फा ग्लूकोज में हम बनाते थे तो पहले कार्बन का OH कहाँ आता था, नीचे की साइड आता था। लेकिन बीटा ग्लूकोज के अंदर पहले कार्बन पे जो OH आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, बस इतना चेंज है, बाकी सारी चीज सेम होती हैं अल्फा की तरह ही। देखो यहाँ पे आएगा HOH, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे H, OH और यहाँ पे आ जाएगा HCH2OH। तो ये बन गया हमारा बीटा ग्लूकोज, ये बन गया। सिमिलरली ऐसे ही और भी यूनिट्स होती हैं बीटा ग्लूकोज की, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे मैंने फिर से पायरानोज फॉर्म बना ली है और पहले कार्बन का OH आ जाएगा ऊपर की तरफ, बाकी का नीचे की तरफ आएगा। देखो इस तरीके से HOH, इसका फिर से ऊपर की तरफ आएगा OH, इसका नीचे की तरफ आएगा HOH और यहाँ पे H आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा CH2OH। तो ये हमने दूसरी यूनिट बना ली बीटा ग्लूकोज की। ऐसे ही कई सारी यूनिट्स मिलती हैं, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे N की जो नंबरिंग रहेगी वो 1000 से लेकर 6000 तक रहेगी। तो हम क्या करते हैं, 2 ही यूनिट लेके चलते हैं, बाकी लास्ट में क्या करेंगे, हम N लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है ना वो कार्बन 1 और 4 के बीच में पाई जाएगी। तो ये 1 कार्बन है और ये 4th कार्बन है। अब इसका H एटम इस वाले के OH एटम से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली इसका H एटम दूसरे वाले के OH एटम से क्या करेगा, मिलके बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली किसी और का H एटम इसके OH एटम से क्या करेगा, मिलके बाहर निकल जाएगा और आपस में ये क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। देखो तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया और इनको कंबाइन करके लिख देते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इनकी रिंग बना ली है, पायरान फॉर्म बोलते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे एक और बना ली है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ये हमने बना ली है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो O एटम है देखो इस तरीके से कंबाइन होगा किसी दूसरे वाले से और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम हैं, HOH हो जाएगा, यहाँ पे HOH हो जाएगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे HCH2OH हो जाएगा और इधर वाले पे देखो ऊपर H है और यहाँ पे नीचे रहेगा, देखो ये हो जाएगा। तो इस वाले की जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसे होगी ऑक्सीजन से इस तरीके से, और इस वाले पे नीचे की तरफ आएगा H एटम। तो ये हमने लगा दिया, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, HOH, HOH, HCH2OH
और यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ऊपर की तरफ H आएगा और ये वाला O से बॉन्डिंग मिलेगी किसी दूसरे वाले एटम से, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम N नंबरिंग लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी ऐसी कई सारी यूनिट्स क्या होती होंगी, मिलके क्या बनाएंगी, सेलुलोज बनाएंगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉलीसैकेराइड। अब हम लास्ट देखते हैं। थर्ड जो पॉलीसैकेराइड है हमारा वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन एक एनिमल सैकेराइड होता है क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर ही बनता है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये कहता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहता है, बस जो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट होती हैं जो कंबाइन करती हैं उनकी नंबरिंग डिफरेंट रहती है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट रहेंगी वो 100 से लेकर 1000 तक रहती हैं। जब इतनी ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं तब हमारा क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। तो ये कहता है कि इट इज ए एनिमल पॉलीसैकेराइड। ये एक एनिमल पॉलीसैकेराइड है क्योंकि ये एनिमल के अंदर बनता है, बिकॉज इट फॉर्म्स इन एनिमल, एनिमल के अंदर बनता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। कैसे बनता है कि जब कई सारी अल्फा ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं तब जाके ये बनता है। जैसा कि हमने अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, तो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बस उसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग कुछ ज्यादा हो जाती है। जैसे वहां पे तो हमने केवल एक ही ब्रांचिंग दिखाई थी, एक C1C4 की दिखा दी, एक C1C6 की दिखा दी थी, लेकिन इसके अंदर हमने हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। फर्दर कहता है इट इज मेनली स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। ये कहां स्टोर किया जाएगा, ये मसल्स और लीवर के अंदर ये स्टोर किया जाता है अपनी बॉडी की। एंड एक्ट एज इमरजेंसी फूड, और ये आपातकालीन भोजन की तरह काम करता है। आपातकालीन भोजन मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें कभी कभी भूख लगती है और टाइम पे हमें भोजन नहीं मिलता है, तो वो हमारी भूख जो होती है वो मर जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब मेरा खाने का मन नहीं है। तो क्या होता है, वो हमारा जो हमारे अंदर जो सैकेराइड्स होते हैं वो हमारी भोजन मतलब भूख को मिटा देते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है हमारा वो इमरजेंसी फूड की तरह काम करेगा, ठीक है। फर्दर कहता है इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर एंड डाइजेस्टेड बाय मैन। इसको मनुष्यों के द्वारा यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा पचाया जा सकता है और ये काफी ज्यादा ब्रांच पॉलीमर होता है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। और बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने बिल्कुल सेम टू सेम अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बना के आ जाना है, क्योंकि उसके अंदर भी हमने क्या बताया था, देखो अल्फा ग्लूकोज की यूनिट ही हमने ब्रांचिंग के अंदर भी ली थी और लीनियर चेन के अंदर भी ली थी। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज की यूनिट ही तो होती हैं जो कि ब्रांच के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारा थर्ड पॉलीसैकेराइड जिसका नाम था ग्लाइकोजन। इतना आपने लिख के आना होता है एग्जाम्स के अंदर। अब हमारी इसी से रिलेटेड दो डेफिनेशंस रहती हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है एनोमर की। और एग्जाम के अंदर ये जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं ये कभी कभी एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोमर्स क्या होते हैं। तो एनोमर्स जनरली ऑप्टिकली आइसोमर्स कंपाउंड होते हैं, यानी एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग रूप होते हैं जो क्या होते हैं, एक कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है कि दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं विच डिफर एट C1 और C2 एटम। जो केवल डिफरेंस कहां मिलेगा उन दोनों कंपाउंड्स का, केवल एक कार्बन के ऊपर मिलेगा, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के ऊपर, इन दो एटम के ऊपर मिल सकता है। एंड आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड, और ये क्या होते हैं, एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप होते हैं। और अगर आपसे कोई इनका एग्जाम्पल पूछ ले तो आप बता देना कि अल्फा ग्लूकोज हो सकता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ये इनके एग्जाम्पल होते हैं और इन सभी के एग्जाम्पल्स हमने बता रखे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी हमने ड्रॉ कर रखे हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपने वो हमारे पिछले लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, जिनसे आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चले कि किस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है हमारी एपीमर्स की। अब देखो एनोमर और एपीमर में क्या अंतर है, हमने क्या बताया कि एनोमर क्या थे, ऑप्टिकल आइसोमर थे जिनमें जो डिफरेंस पाया जाता था वो केवल एक कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर था और वो दोनों एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप थे। लेकिन यहां पे एपीमर क्या होते हैं, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप नहीं होंगे। तो इसी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है, देखो कि दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं विच डिफर एट सेंट्रल कार्बन एटम, जो कि सेंट्रल कार्बन एटम पे ही डिफरेंस पाया जाएगा उनका, एंड आर डिफरेंट कंपाउंड्स। यहां पे ध्यान देने की बात है कि ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। और वहां पे एनोमर क्या थे, एक ही कंपाउंड के अलग अलग रूप थे।
तो यहां पे अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल बता देना है आपने कि ग्लूकोज एंड मानोज, ग्लूकोज एंड मानोज, ये दो आप एग्जांपल बता देंगे। और ये डिफर कहां पे होते हैं, तो ये सेकंड कार्बन एटम के ऊपर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एंड मानोज आर डिफर एट C2 एटम, यानी सेकंड कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, इनका डिफरेंस पाया जाता है। जैसे हम अभी स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको, देखो किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरीके से, CHO, यहां पे हो जाएगा CH OH C OH H C H OH C H OH और नीचे की तरफ आ जाता है CH2OH। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। देखो अब यहां पे जो ये सेकंड नंबर का कार्बन एटम है ना, देखो यहां पे ये वाला, इधर क्या होगा, मानोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH को इस साइड लिखेंगे और H को इस साइड लिखेंगे, बस यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो कंपाउंड तो दोनों अलग अलग है ना, तो यही बात ये कहना चाहता है कि ऐसे कंपाउंड जो दोनों अलग अलग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। और डिफरेंस पाया जाएगा सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, उसे हम बोलेंगे एपीमर। तो आप यहाँ पे मानोज का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, देखो बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा, CHO C। अब देखो सेकंड वाला OH में यहाँ पे लिख दूंगा, देखो OH H, बाकी सारा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखूंगा। देखो OH H, यहाँ पे H OH H OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है मानोज का। तो ये थे आपके पॉलीसैकेराइड्स के कुछ कंसेप्ट, जिसमें हमने स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और दो हमारी जो मेन डेफिनेशन थी एनोमर और एपीमर, उनके बारे में पढ़ा। और यहाँ पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट था वो आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारा प्रोटीन का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।